हेलो एवरीवन, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी से बताओ, आपको आवाज क्लियर है? ऑल सेट, विजिबल, ऑडिबल? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ओके, सो गाइस स्टार्ट करेंगे आज हमारा एसएससी के लिए जो है सेट नंबर 6। ठीक है, तो सेट नंबर 6 हम डिस्कस करेंगे अभी। और जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल रही हैं। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। ओके, तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज है हमारा सेट नंबर 6। तो बढ़ेंगे आगे जी आज के इस लेक्चर में, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि आप सबको पता है। क्लियर? और बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं, ये डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आपको शेयर की जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको 100% यहाँ पे ज्वाइन करना है, ताकि आपको सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको पता चलती रहें। और ये इन सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको गिवन है। और आप हर घर शिक्षा कैंपेन के अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको जो मेरे पेड कोर्सेज हैं आपको सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में आपको मिलेंगे, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और इसमें आपको एक कोड लगाना है VIP 499। ये कोड लगाना है और आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए मेरा कोर्स मिल जाएगा 499 रुपए में। और ये कोर्सेज कौन से हैं? 10,000 MC कोर्स और GS कोर्स। 10,000 MC कोर्स वो है जिसमें हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। और प्लस जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन है ही हैं, और प्लस डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन है यहाँ पे। और प्लस साथ के साथ जो है यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देखने को आपको मिलते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं, आप देख सकते हैं। और GS कोर्स हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। इन कोर्सेज को आप कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के ऊपर। अदरवाइज इनका जो लिंक है कोर्सेज का वो भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है। नहीं तो स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट जैसे आप खोलेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज नजर आएगा तो आपको ये दोनों कोर्सेज नजर आ जाएंगे। तो आप देख लेना, जो भी अपना कोर्स लेना है ले लो और प्रिपरेशन आगे करना। और इसमें ये कोड लगा लेना बस, और आपको 499 में कोर्स मिल जाएगा ये। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से जी। पीडीएफ हिंदी में नहीं है, क्यों नहीं है? GS वाले कोर्स में ऊपर जो लिखी हुई है वो इंग्लिश है, उसके नीचे एंड में जाओगे ना, नीचे नीचे जाओगे, उसमें हिंदी लिखी हुई है। ठीक है, और उसको ध्यान से देखो, पहले उसको स्क्रॉल करो। ऊपर इंग्लिश है और नीचे हिंदी है, दोनों ही पीडीएफ आपको दोनों स्टूडेंट्स को दे दी गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जिसे हम कहते हैं लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं? हंसाने वाली गैस है। एंड दैट इज, इसमें देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा हुआ है और ऑप्शन है ही नहीं है नाइट्रोजन वाला। एक्चुअली इट्स नॉट ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो हम ये कर देंगे, बट एक्चुअली इट्स ए नाइट्रस ऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड होती है, समझ आया तुम्हें? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O जिसे हम कहते हैं। और ये लाफिंग गैस जो होती है, नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है, एक एनेस्थीसिया के रूप में भी हम काम करते हैं इसमें। मतलब ये आपका डेट इज बेहोश करने में भी मदद करता है किसी भी पर्सन को। ठीक है, और ट्रीटमेंट करने में भी। क्लियर? और दूसरी बात यहाँ पे ये है, एनेस्थीसिया में तो काम करता ही करता है, और लाफिंग गैस भी है, और प्लस ये आपकी ग्रीन हाउस गैस भी देखने को मिलती है, जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज ने हमें 6 गैसेस के बारे में बताया था, उनमें से एक ये है। एक तो ये हो गई, और 5 और कौन सी हैं? जो 5 और हैं ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? मीथेन हो गया, क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, और परफ्लोरोकार्बन देखने को हमें मिलता है। तो ये आपकी 5 ये हैं, और छठी ये है जो कि 6 ग्रीन हाउस गैसेस को मान्यता मिली है। पॉइंट समझ आया? ये ध्यान रखना। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं, इसे हम और क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को आप जैसे आप कह सकते हो, जैसे बायोगैस है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? हम ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर मैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि ड्राई आइस को जला देता हूं तो वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि सॉलिड से सीधा गैस में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी 200 टाइम्स कैपेसिटी होती है ब्लड के साथ कंबाइन होने की। मतलब अगर ऑक्सीजन 1 ग्राम 1 मिनट में करता है तो 1 मिनट में 200 ग्राम मल्टीपल हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड दैट इज ए डेंजरस। और उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2, ठीक है। अगर मैं इसके साथ NO2 डाल दूं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड डाल दूं, ये दोनों बना दूं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एसिड रेन। एसिड रेन, समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है सवानाज रीजन्स ऑफ ब्राजील इज लोकली कॉल्ड एज। जो सवाना घास के मैदान होते हैं ब्राजील में, उसे हम किस नाम से जानते हैं? सवाना घास के मैदानों को हम जो ब्राजील में किस नाम से हम जानते हैं? अगर मैं इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे पैम्पास लिखा हुआ है, ये अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में घास के मैदान है, लेकिन ये टेम्परेट वाले हैं। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल। पॉइंट समझ आया? यहां पे ये फूड बास्केट है साउथ अमेरिका में। फूड बास्केट होती है साउथ अमेरिका में, क्योंकि अर्जेंटीना किसका पार्ट है? साउथ अमेरिका का पार्ट देखने को मिलता है। क्लियर? और अगर मैं लानोस की बात करता हूं, ये आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कहां पे हैं? वेनेजुएला में। वेनेजुएला में। क्लियर? अब आंसर क्या रह गया? इट्स नॉट सेराडो। सेराडो भी कह सकते हो, कैंपोस भी कह सकते हो, कैंपोस, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया, आपका नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया तुम्हें जी? सिराडो पोर्तुगीज में नाम बोला जाता है जी। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। सवाना घास के मैदान, ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सिराडो इज द सवाना। क्लियर? ये पोर्तुगीज में बोला जाता है। अब यहां पे एक चीज और दिखाता हूं तुम्हें, ये आप अच्छे से पढ़ लिए, इसमें से भी क्वेश्चन निकल के आ जाता है। देखो ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में सवाना घास के मैदान कहते हैं, ब्राजील में कैंपोस कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहा जाता है, टेम्परेट ग्रासलैंड देखो अर्जेंटीना में पैम्पास, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में बात करूं तो प्रेरीज कहते हैं रॉकी माउंटेन के पास, साउथ अफ्रीका वेल्ड, एशिया स्टेपेज, ऑस्ट्रेलिया डाउन, पुस्ताज हंगरी, कैंटरबेरी न्यूजीलैंड, टैगा यूरोप और एशिया में, और सेल्वास साउथ अमेरिका में। तो ये आपके घास के मैदान हैं टेम्परेट वाले, और ये वाले हैं आपके ट्रॉपिकल वाले। तो ध्यान से समझ के पेपर में करना, कोई भी पेपर में ऑप्शन आ जाता है। पॉइंट समझ आया? ये याद रखना आप लोग जी। क्लियर हो गया तुम्हें? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द फेमस पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन विच सेज we hold it to be a crime against man and God to submit any longer to a rule that has caused this fourfold disaster to our country was prepared by। देखो ये सीधी सी बात ये है कि उसने बोला कि भाई अगर हमारे देश के अंदर जो पूर्ण स्वराज की जरूरत है, और अब हम जो है क्राइम नहीं होने देंगे अपने ऊपर, ठीक है, जो 4 गुना क्राइम हो रहा है, इस डेक्लेरेशन को प्रिपेयर किसने किया? वॉज प्रिपेयर्ड बाय। पॉइंट समझ आया? क्वेश्चन क्या है? वॉज प्रिपेयर्ड बाय जी। जी ठीक है। एक्चुअली पता है क्या है? ये प्लेज है, डेक्लेरेशन की प्लेज है। अब अगर हम बात करते हैं प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्टेड बाय, ठीक है, तो इसका जो आंसर बनता है प्रिपेयर्ड बाय, ड्राफ्टेड बाय, तो इसका आंसर बनता है महात्मा गांधी जी। आंसर नंबर बी, महात्मा गांधी जी। क्लियर होगा तुम्हें? MK गांधी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर मैं बात कर लूं पूर्ण स्वराज जो हुआ था 1929 में, और लाहौर सेशन था, रिवर रावी के किनारे पे था, और इसको चेयर किसने किया था? इसको चेयर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने चेयर किया था। चेयरमैन ये थे उस टाइम पे, जब इन्होंने बोला था कि हम आजादी दिवस सेलिब्रेट करेंगे। इन्होंने सेलिब्रेट भी किया था 26 जनवरी 1930 को, तिरंगा भी लहराया गया था पहली बार। पॉइंट समझ आया? लेकिन इस चीज को प्रिपेयर किसने किया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, याद रखना। मोतीलाल नेहरू जी की बात करूं, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। मोतीलाल नेहरू आपका जो नाम जुड़ता है 1928, याद होगा तुम्हें, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी एक,
1928 की नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट किस चीज के लिए थी? ये कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स के लिए थी, संवैधानिक रिपोर्ट थी, लेकिन ये फेल हो गई थी। तो आपसे पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट में नेहरू कौन है? तो मोतीलाल नेहरू होते हैं। एक चीज आपको और बताता हूं, मोतीलाल नेहरू जो हैं सीआर दास जी के साथ मिलके, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलके इन्होंने 1 जनवरी 1923 को क्या बनाया था? स्वराज पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी। क्लियर? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा जी? बी, महात्मा गांधी इज द करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। पॉइंट समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सिटीजन ऑफ इंडिया हु होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ। ये क्या कह रहा है कि देखो कि कभी किसी भी पर्सन को बाहर के देश की कोई उपाधि मिल जाती है, बाहर के देश की कोई डिग्री मिल जाती है, या कुछ भी इस तरीके से होता है, टाइटल दे देते हैं, ठीक है, लेकिन ये टाइटल तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपके राष्ट्रपति हां नहीं कहेंगे। आंसर नंबर क्या बनेगा? 4, जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो हैं वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है हमारे भारत देश में, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आर्टिकल 18 में लिखा गया है एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। आप टाइटल्स नाम के आगे और नाम के पीछे नहीं लगा सकते। पॉइंट समझ आया? अगर इनको कोई टाइटल मिल भी जाता है तब भी अपने नाम के आगे या आपके नाम के पीछे नहीं लगा सकते। पॉइंट समझ आया? लेकिन बात यहां पे ये आ जाती है कि फिर ये टाइटल क्यों? ये टाइटल अगर आपके कुछ अचीव किया है तो मिल गया, ठीक है, लेकिन आप नहीं लगा पाओगे। हाँ, आपके लिए जो है कोई और लगा दे वो अलग बात है। लाइक फॉर एग्जांपल, कल को मुझे पद्म भूषण मिल गया, पद्म विभूषण मिल गया, एनीथिंग, ठीक है, तो मैं अपने आप को नहीं कह पाऊंगा कि आई एम द पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये, ठीक है। आप कुछ भी बोलो, कोई मैटर नहीं करता। पॉइंट समझ आया? तो ध्यान रखें, ये होता है इस तरीके से। अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ये होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और प्रेसिडेंट क्या होते हैं? हेड ऑफ द स्टेट। पॉइंट समझ आया? अब बात यहां पे ये आ जाती है, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है आपका प्राइम मिनिस्टर, ये अपने मंत्रियों को, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट करता है, अपने मंत्रियों को नॉमिनेट करता है, अलग अलग मंत्रालय देता है। प्रधानमंत्री अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोगों को रखता है? 15% ऑफ द लोकसभा सीट, ये इतने मैक्सिमम रख सकता है। पहले 10 होते थे, अब 15 हैं। और कौन सी अमेंडमेंट हुई थी इसके लिए? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये याद रखना। पॉइंट समझ आया? प्रधानमंत्री खुद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा होता है। क्लियर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि असली कार्यपालिका ये होती है, क्योंकि कानून लगाना इनके हाथ में होता है मेन। क्लियर हो गया तुम्हें? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, यानी कि ये जवाबदेही किसको है? दे आर कोलेक्टिवली, मतलब सारे लोग मिलके किसको जवाब देंगे? दे आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। पॉइंट समझ आया? लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल। अगर तुमसे पूछा कि इसमें एक इंडिविजुअल मिनिस्टर है, कोई भी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर, एक मिनिस्टर है, वो किसको जवाब देगा? वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को जवाब दे सकता है। लेकिन अगर इन सबकी बात करी तो वो लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल को जवाब देगा। ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीकर की। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर इज द चेयरमैन ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द लोकसभा। अब ये क्या करता है भाई? जो भी आपका डेकोरम मेंटेन करना, प्रॉपर तरीके से भाषण को अटेंड करना, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करवाना, वो सब किसके हाथ में आता है? स्पीकर के हाथ में आता है। स्पीकर जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? डिप्टी स्पीकर को। डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देते हैं। स्पीकर की अगर मैं बात करता हूं, किसी भी बिल को मनी बिल अगर कहना होगा, धन विधेयक बिल कहना होगा, जब तक स्पीकर के साइन नहीं होंगे तब तक नहीं किया जाएगा। स्पीकर जो होता है, अगर आपने कोई दल बदला है, कोई पार्टी आपने जीत के पार्टी बदल ली, यानी कि आपने एंटी डिफेक्शन करा है, पॉइंट समझ आया? एंटी डिफेक्शन करा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कौन करेगा? स्पीकर करेगा डिस्क्वालीफाई। स्पीकर आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, ये याद रखना। एंटी डिफेक्शन जो है 10th शेड्यूल में लिखा गया है, और इसके लिए अमेंडमेंट कौन सी है? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। पॉइंट समझ आया? ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? स्पीकर जो होता है ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108, ज्वाइंट सिटिंग, जब दोनों सदन जो होते हैं आपस में मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा मिलते हैं, राष्ट्रपति बुलाते हैं, और उस केस में जो स्पीकर हैं वो चेयरपर्सन होते हैं, ये याद रखना। ज्वाइंट सिटिंग में बुलाने का काम राष्ट्रपति का होता है। स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर बैठेंगे, डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो जो आपके राज्यसभा के वाइस चेयरमैन होंगे वो बैठेंगे। ये याद रखना सारे पॉइंट्स आप लोग। क्लियर? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है आपकी चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है? चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है कितनी है? अगर मैं यस बिल्कुल ठीक है, अगर मैं बात करूं चाइल्ड सेक्स रेशियो अब कितनी है, 2011 में 2011 में कितने और 2001 में कितनी थी? 2001 में थी आपकी 927, ठीक है, और 2011 में जो हो गई है आपकी कितनी हो गई है? 914। ये याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? अगर टॉप 3 की बात करूं तो मिजोरम में सेक्स रेशियो बच्चों वाली बहुत ज्यादा हाई है, हाई सेक्स रेशियो है। चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, बॉटम में मैं बात करता हूं तो बॉटम में आती है हरियाणा, बॉटम में आती है हरियाणा। ये चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात चल रही है, ये याद रखना। अगर अदरवाइज हमारी नॉर्मल सेक्स रेशियो कितनी है? 940 अभी एट प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा कहां पे है? केरला में, ठीक है, और सबसे कम कहां पे है? अगेन हरियाणा में। क्लियर? ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 940। ये देख लो टॉप 3 में, देख लो मिजोरम, मेघालय और छत्तीसगढ़। बॉटम 3 में हरियाणा, पंजाब और JK। सेक्स रेशियो टोटल कितने? 940। टॉप 3 में केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। बॉटम 3 में हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो माहे और अल्मोड़ा, और बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट की बात करें दमन एंड ले। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन मिल जाए। पॉइंट समझ आया? क्लियर? तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा जो होता है वो कितने टाइम के लिए मनी बिल को रख सकता है? राज्यसभा मैक्सिमम जो होता है मनी बिल को कितने टाइम के लिए रख सकता है? देखिए मनी बिल की अवधि पास करने की 14 दिन होती है, तो 14 दिन ही मैक्सिमम ये बिल रख सकता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। क्लियर? मैंने तुम्हें अभी बताया था किसी भी बिल को मनी बिल कहना है तो उसके ऊपर स्पीकर के साइन होने जरूरी है, ये याद रखना। पॉइंट समझ आया? और ये मनी बिल हमेशा आता है लोकसभा में, राष्ट्रपति की परमिशन से आता है। जब तक राष्ट्रपति नहीं कहेंगे, हाँ नहीं कहेंगे, तब तक ये बिल नहीं आएगा। वहां पे आया लोकसभा में, स्पीकर ने साइन कर दिए, बिल बन गया, मनी बिल बन जाता है। उसके ऊपर चर्चा होती है, चर्चा होगी तो लोकसभा वाले फटाफट पास करेंगे, होगी पैसे की बात आ रही है तो लोकसभा ने पास किया, फिर जाएगा राज्यसभा के पास। अगर राज्यसभा ने 14 दिन तक अपने पास रखा तो ये बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। लोकसभा ने पास किया, फिर गया राज्यसभा के पास, तो राज्यसभा ने कुछ बदलाव किए, बदलाव करके लोकसभा के पास गया, लोकसभा ने राज्यसभा की बातें मानी ना मानी तो अगेन 14 दिन के बाद भी ये बिल पास माना जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इस केस में राज्यसभा के पास कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती। पॉइंट समझ आया? राज्यसभा के पास कोई भी पावर देखने को नहीं मिलती। मनी बिल जो होता है वो आर्टिकल कितने में लिखा हुआ है? 110 में लिखा गया है। अब इसमें होता क्या है भाई, किसी का जो टैक्स लगाया, बढ़ाया, घटाया वो हो, ठीक है, या फिर आपने सैलरीज की बात करी हो, ठीक है, सैलरी की बात करी हो, या फिर आप लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि से पैसा कुछ निकाला होगा, क्लियर, और इंटरेस्ट पे किया होगा, लोन पे किया होगा, वो सब चीजें यहाँ पे खर्चा किया होगा, जुडिशरी के ऊपर खर्चा किया होगा, वो सब कुछ इसमें देखने को आपको मिलता है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? 14 डेज इज द करेक्ट आंसर, 14 दिन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना 14 डेज इज द राइट वन, 14 दिन। ये क्लियर हो गया तुम्हें? चलिए जी आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी हाँ, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी इसमें। पीरियोडिकल सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। पॉवर्टी लाइन हमारे भारत देश में कौन कंडक्ट करता है? यस, पॉवर्टी लाइन जी कौन कंडक्ट करता है? यस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पॉवर्टी के बारे में हमें पता करती है। अब सरकार ने एनएसएसओ और सीएसओ को मर्ज करने की बात कर दी थी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आपकी ये दोनों चीजें जो है मिल चुकी हैं। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करूं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 को। इसका पहला नाम क्या था? प्लानिंग कमीशन था, जो कि बना था आपका 15 मार्च 1950 को।
क्लियर। और नीति आयोग जो है थिंक टैंक ऑफ द कंट्री होता है। चेयरमैन हमेशा इसके प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, वाइस चेयरमैन का नाम बताना, सीईओ का नाम बताना, दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे आप लोग। अदरवाइज सीएसओ की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे भारत देश में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती थी पहले, ठीक है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम और क्या कहते हैं, नेशनल इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका सी, एनएसएसओ इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। एनएसएसओ, ये क्वेश्चन जो है आप मुझे बताएंगे। यस, द ओल्डेस्ट, ये बहुत बार मैंने करवाया तुम्हें, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया इज, जो ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है ये हमें कहां पे देखने को मिलता है, कौन से पीरियड में हमें देखने को मिला था। यस, एनीवन, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम फाउंड इन इंडिया इज, दैट इज द आर्कियन सिस्टम। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी, आर्कियन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी इज द राइट वन। देखो यहां पे लिखा हुआ है रॉक सिस्टम, अगर पूछता ओल्डेस्ट माउंटेन पूछ लेता हमारे इंडिया में, ठीक है, तो आपका आंसर बनता था अरावली। पॉइंट समझ आया, अरावलीज आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, पुरानी, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहां पे है, राजस्थान में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं ध्यान से। क्लियर हो गया तुम्हें? तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्कियन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आर्कियन सिस्टम जी। In order to prevent the oxidation of potato chips during the storage is sealed bag, chip manufacturer seal the packet in the presence of। सीधी सी बात ये है कि ऑक्सीडेशन नहीं होने देनी हमने पोटैटो चिप्स की। पोटैटो चिप्स की ऑक्सीडेशन ना होने का मतलब क्या है कि उसमें ऑक्सीजन नहीं जाने देनी। तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें जो लेज वगैरह के पैकेट्स होते हैं उसमें हम क्या चीज को बांध के रखते हैं, एंड दैट इज अ नाइट्रोजन गैस। ये क्या करता है, ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं होने देना होता और प्रिजर्व करता है। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर बी, नाइट्रोजन जो है हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 78% देखने को हमें मिलती है, ये याद रखना। आंसर नंबर बी, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड हमने बात कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% देखने को हमें मिलती है, ये याद रखें, क्लियर। किसी भी चीज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और किसी भी चीज के ऊपर जंग लगने के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और प्लस जो है आपका वाटर की जरूरत पड़ती है। जब रस्टिंग हो जाती है, जब आपकी जंग लग जाती है, तो उस केस में जो वेट होता है वो आपका बढ़ जाता है। वेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोजन जो है आपका जो है लाइटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। चलिए जी, आंसर इसमें क्या बनेगा जी, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। ये मैंने अभी आपको बताया था, ये मैंने अभी आपको उसमें बताया था, मतलब ऑप्शन में बताया था पूरा करके। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट यूनियन रिमेन्स इन ऑफिस एज इट इज ज्वाइन द कॉन्फिडेंस ऑफ। देखिए कॉन्फिडेंस वर्ड का मतलब यहां पे क्या होता है, मेजोरिटी। मेजोरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपके पास सभा की 50% प्लस 1 सीटें आपके पास हैं। तो मेजोरिटी अगर आप शो कर रहे हो तो कहां पे, लोकसभा में। अगर आप लोकसभा में मेजोरिटी शो कर रहे हो तो दैट मींस आप कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, दैट मींस यू आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1, क्लियर। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बता दिया था। पार्लियामेंट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलके आपके बनते हैं। लोकसभा और राज्यसभा जो होते हैं ये आपके बाई कैमरल लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये होता है कि 2 सदन। इसका प्रावधान हमने कहां से लिया था, यूएसए से लिया था। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी हमने यूएसए से लिया, सॉरी नॉट यूके से लिया है, ठीक है। यूके मतलब ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि कार्यपालिका विधान पालिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये याद रखना। राष्ट्रपति फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। पार्लियामेंट का आर्टिकल नंबर 79 और लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81, राज्यसभा का 80, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ये हमने आपको बता दिया था। चीफ स्पोक्समैन ऑफ द कंट्री भी इसे कहते हैं, इसको प्राइम मिनिस्टर को, क्लियर। ये तुम्हें बता दिया था, वही 15% वाली अमेंडमेंट आपको मैंने बता दी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश। विच फ्रॉम ए लिटमस डाई एक्सट्रैक्टेड। लिटमस डाई जो होती है वो कहां से एक्सट्रैक्ट करी जाती है, ये सबको पता है, तो दैट इज द लाइकन। लाइकन से करी जाती है। अगर लाइकन हवा में दिखने को मिल रहे हैं तो वहां पे एयर क्या है आपकी, प्योर है। क्लियर। अगर लाइकन वहां पे नहीं दिख रही तो मतलब एयर वहां पे क्या है आपकी, इम्प्योर देखने को हमें मिलती है, यानी कि अशुद्ध देखने को मिलती है। अब लाइकन का मतलब क्या होता है, लाइकन का मतलब दो चीजों से होता है। अगर फंगस और एल्गी ये दोनों सिंबायोटिक एसोसिएशन में आ रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं, ये याद रखना। और पहला लाइकन पार्क उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हवा वहां पे इंप्योर है ना, अगर लाइकन एब्सेंट है, हवा इंप्योर है, तो वहां पे हमें सल्फर पोल्यूशन देखने को हमें मिलेगा, ये याद रखना। सल्फर पोल्यूशन, सल्फर का अगर मैं इस्तेमाल करता हूं रबड़ में, नेचुरल रबड़ में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाती है रबड़, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखना। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। और पहला मॉस गार्डन भी कहां पे है आपका, उत्तराखंड में। क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं कि ये जो लिटमस पेपर होता है जो रेड में टर्न कर जाता है आपका एसिडिक कंडीशन में, और ब्लू में कन्वर्ट कर जाता है अगर वो बेसिक कंडीशन है। अब ये लिटमस पेपर ब्लू और व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये 7 है, 0 है, 14 है। 0 to 7 जो होते हैं एसिड कंडीशन होती है, और 7 to 14 वाली जो होती है बेस वाली कंडीशन होती है, और 7 आपका न्यूट्रल होता है। पॉइंट समझ आया, तो ये ध्यान रखना। और न्यूट्रल में जब आएगा वो पर्पल कलर का रहेगा, न्यूट्रल लिटमस पेपर जो होगा वो पर्पल कलर का रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, चलो आगे। पहली बार देश के अंदर जो है नेशनलाइजेशन देखने को हमें मिली थी, यानी कि राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। ये कब किया गया था, हमारे देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया है। एक तो किया गया है आपका 19 जुलाई 1969 को, समझ आया, जब हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और हर बैंक में पेड अप कैपिटल रखी गई थी 50 करोड़ ईच। क्लियर। और दूसरी बार हुआ था 15 अप्रैल 1980 को नेशनलाइजेशन हुआ दूसरी बार, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और हर बैंक में रखे गए 200 करोड़ ईच। क्लियर। तो ये 2 बार नेशनलाइजेशन किया गया था। और ये कब हुआ नेशनलाइजेशन, पहली बार 1969 में। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। क्लियर। और 50 करोड़ रुपीस रखे गए थे यहां पे हर बैंक के अंतर्गत, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। यस, आंसर नंबर सी। और दोनों टाइम पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, आरबीआई का 1 जनवरी 1949 राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन, और आरबीआई बना कब था, 1 अप्रैल 1935, ये याद रखना। और आरबीआई के हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर इज मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। अगर किसी पर्सन को जो है ओवर ईटिंग कर लिया है, ज्यादा खा लिया है और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए रेमेडी क्या है इनमें से। देखिए, या तो आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे सकते हैं, पेपर में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्या है आपका एसिडिटी को रिमूव करने के लिए है, और जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, ये कहते हैं हम लोग। और या फिर आप इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग बेकिंग सोडा दे सकते हैं। बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ये दे सकते हैं, तो उससे एसिडिटी खत्म हो जाएगी। लेमन जूस, लेमन में तो खुद एसिड है, सिट्रिक एसिड देखने को हमें मिल रहा है, ये तो एसिड वाली चीज है, और एसिडिटी हो जाएगी। विनेगर, विनेगर सिरका होता है जिसे हम इथेनोइक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। क्लियर, इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, और आपका जो है एसिटिक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी क्या है, एसिड है। ब्लूबेरी जूस इज ऑल्सो एसिड, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर, बेकिंग सोडा। चलिए ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल हैविंग बीन पास बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट द प्रेसिडेंट। देखो, संवैधानिक संशोधन बिल अगर आ गया, दोनों सदनों ने पास कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, जब संविधान में अगर हम कुछ बदलाव लेके आते हैं, और ये आर्टिकल किस में लिखा होता है, 368 में, और पार्ट अगर मैं बात करता हूं पार्ट 20 में, और इसका प्रावधान हमने लिया है साउथ अफ्रीका कंट्री से लिया है।
तो इसका मतलब यह है जब दोनों सदनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति के पास आ गया, तो राष्ट्रपति इसके ऊपर कोई वीटो नहीं डाल सकता, राष्ट्रपति को हां कहना ही होगा। इट शैल गिव हिज एसेंट, मतलब उसको सहमति देनी ही होगी। पॉइंट समझ आया? देनी ही होगी, यानी कि अब ऊपर वाला देखो अपनी सहमति दे सकता है, और लास्ट वाले में लिखा है अपनी सहमति देनी ही पड़ेगी, तो मतलब 4 ऑप्शन बनेगा आपका राइट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर 4 क्लियर होगा तुम्हें? आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जब पहला लिखा हुआ मे गिव हिज एसेंट, मतलब दे सकता है अपनी सहमति, तो वो होती है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो मे विदहोल्ड, भाई विदहोल्ड करके रख लिया उसने। विदहोल्ड का मतलब क्या होता है आपका जी? विदहोल्ड का मतलब होता है पॉकेट वीटो, भाई उसने पकड़ के रख लिया अपने पास, ठीक है। मे रिटर्न, रिटर्न कर रहा है तो सस्पेंसिव वीटो। हमारे राष्ट्रपति के पास ये तीनों वीटो पावर होती हैं, इसके अलावा कोई नहीं होती, और इस केस में उसको हां कहना ही पड़ेगा। इस केस में भी लगा लो, मनी बिल के केस में भी लगा लो, जब दोनों सदनों से पास हो गया तो हां करना ही पड़ेगा। चलिए जी अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से पीएच जो है 10 किसका होगा? ये अभी मैंने आपसे बात करी थी। पीएच 10 मतलब बेसिक, एसिड को खत्म करने के लिए बेसिक की जरूरत है, तो ऑब्वियसली बात है हमने अभी बात करी थी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया तुम्हें? और गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में निकलता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निकालती हैं आपका स्टमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड निकालती है, ये एसिड होता है। ब्लड ये आपका एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन 7.4 पीएच वैल्यू होती है इसकी, और ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है ये। क्लियर? सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज ए NaCl नॉर्मल, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये देख लो जो, ठीक है भाई, ये 7 से नीचे वाले और 7 से ऊपर वाले कौन कौन से हैं। क्लियर? तो आपको एसिड और बेस का पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। जतिन दास नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई थी जब भगत सिंह जी ने प्रॉपर तरीके से लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। भूख हड़ताल करने का मतलब ये था कि हमें जो भी अंग्रेजों को, यूरोपियंस को किताबें मिलती हैं, खाना मिलता है, सब चीजें मिलती हैं, वो हमें भी प्रोवाइड करी जाए, ठीक है, वो हमें भी प्रोवाइड करी जाए। तो उसमें जब भूख हड़ताल करी तो बहुत लंबी भूख हड़ताल चली थी, जतिन दास नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई थी, और वो कौन से दिन 63 डेज के ऊपर जो है आपकी डेथ हो गई थी। यहां पे भगत सिंह जी ने ये यहां पे जेल में ये भूख हड़ताल करी थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट The dispute between the government of India and one or more state can be heard by the Supreme Court of India under its। देखिए जी, भारत सरकार दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है आपका, तो उसको कहां पे सॉल्व किया जाएगा और कैसे सॉल्व किया जाएगा? एंड दैट इज दिस इज इन द ओरिजिनल यूरिसडिक्शन, मूल अधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में ये देखने को हमें मिलता है, अंडर आर्टिकल 131 में देखने को हमें मिलता है, जिसमें आपके सेंटर और स्टेट का झगड़ा, स्टेट और स्टेट का झगड़ा, ये सब कुछ सॉल्व किया जाता है। तो इसका मतलब आर्टिकल 131 में हम किस चीज को देखते हैं? इट मेंटेन्स द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जाने के भारत का जो संघ है उसका चरित्र हमें पता लगता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से, और हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और ध्यान रखना, सेंटर और स्टेट का झगड़ा, इसमें यूनियन टेरिटरीज का कोई भी रोल नहीं होता। यूनियन टेरिटरी सीधा राष्ट्रपति के अंडर होती हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत नहीं आएंगी। एपिलेट यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है? आपकी सुप्रीम कोर्ट है। रिट यूरिसडिक्शन जो है आपका आर्टिकल नंबर क्या है? 32 आता है, और रिट वर्ड जो है हमने यूके से लिया है। अगेन अगर आपके फंडामेंटल राइट छीन लिए जाएं तो आप रिट यूरिसडिक्शन डाल सकते हैं। एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है अंडर आर्टिकल 143 के अंतर्गत, और एक इसको देगी, राष्ट्रपति को एडवाइस देगी। राष्ट्रपति के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं होती कि राष्ट्रपति मानेगा ही, ये बाइंडिंग नहीं होती। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? ये याद रखना। तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? 1, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन इज द करेक्ट आंसर, ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। चलिए जी आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है। हरिपुरा सेशन में आईएनसी की साइड से कौन इलेक्ट हुआ था? जी, आईएनसी की साइड से कौन इलेक्ट हुआ था? दैट इज सुभाष चंद्र बोस। और ये सेशन कब था?
देखिए जी 1938 हरिपुरा सेशन उन्होंने जीता था और 1939 में उन्होंने त्रिपुरी सेशन भी जीता था। लगातार 2 बार प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे और यहां पे उन्होंने पत्ता भी सीतारमैया को हराया था। पत्ता भी सीतारमैया को हराया था। पत्ता भी सीतारमैया को सपोर्ट कौन कर रहा था? इनको सपोर्ट कर रहे थे गांधी जी। और 39 में अगेन सुभाष चंद्र बोस जो हैं आपके प्रेसिडेंट बने थे और 39 में ही फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी के साथ डिफरेंसेस बढ़ने लगे थे तो इन्होंने रिजाइन कर दिया आईएनसी से और 39 में ही इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी जो है अपनी स्टार्ट कर ली थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी, ये याद रखना। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी क्लियर हो गया। 1937 वाला जो सेशन था वो था फैजपुर गांव में महाराष्ट्र में और यहां पे आपके चेयरपर्सन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे यहां पे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? यस क्लियर। 36 में भी नेहरू ही थे, 36 में भी नेहरू थे और यहां पे लखनऊ सेशन था आपका। क्लियर, लखनऊ, ये ध्यान रखना है आपको। सुभाष चंद्र बोस, पहले ईयर्स के बारे में बात करते हैं। 36 ईयर एक आपका वो है जब आपकी ऑल इंडिया किसान सभा बनी थी, ऑल इंडिया किसान सभा, और इसके शाहजानंद सरस्वती जो हैं इनके प्रेसिडेंट थे। क्लियर, 38 वाला बता दिया, 39 वाला बता दिया। सुभाष चंद्र बोस जो हैं 1943 में जाके सिंगापुर गए थे और वहां पे इन्होंने आईएनए की भागदौड़ संभाली थी, इंडियन नेशनल आर्मी की। क्लियर, और इंडियन नेशनल आर्मी, और इन्होंने 4 फोर्सेस बनाई वहां पे, नेहरू, गांधी और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एससी बोस, और एक झांसी फोर्स। झांसी जो है ये विमेन एक्सक्लूसिव फोर्स थी, लड़कियों की फोर्स थी यहां पे, ये याद रखना। और इनकी ऑटोबायोग्राफी इंडियन स्ट्रगल नाम की ऑटोबायोग्राफी है। जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो, ये सारे नारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। आंसर नंबर सी। चलिए जी अगली बात करते हैं जी। क्वेश्चन क्या कहता है? जहां से आपका एक पत्ता स्टार्ट होता है तो उस स्टेम में, उस तने में, उस भाग को क्या कहते हैं? जहां से पत्ता स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहा जाता है। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, पत्ता यहां पे बन गया, तो दैट इज ये है नोड। यहां पे भी नोड है, यहां से भी पत्ता ऐसे स्टार्ट होगा, इनके बीच में जो डिस्टेंस बन गया उसे हम क्या कहेंगे? इंटरनोड। ये याद रखना। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। पोटैटो क्या होता है? ट्यूबर। पोटैटो क्या होता है? ट्यूबर। क्लियर। चलिए जी आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर होगा तुम्हें? बट नोड वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी। जी हाँ, क्लो बड होती है, जो लॉन्ग है वो बड होती है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रिकर्सर है वो क्या है? यस एनीवन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस जी ने बनाया था एंड दैट इज द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन 2 लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी थी और ये प्रिकर्सर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पॉइंट समझ आया? यस। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है ये भी इन लोगों ने ही बनाई है, लेकिन ये पहले बनाई थी, ये बाद में, तो प्रिकर्सर ये था, ये याद रखना। पॉइंट समझ आया? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना था, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। क्लियर। इन 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना था आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना था। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? इनके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बताएंगे आप लोग? इनके प्रेसिडेंट कौन थे? राधाकांत देव जो हैं इनके प्रेसिडेंट थे। इसके ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। पॉइंट समझ आया? यस। देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं इनके सेक्रेटरी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं आपके सेक्रेटरी थे। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा जी? बी, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं।
तो सारी चीजों के अपडेट्स आपको इन डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ही सारे लेक्चर, सारे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी इन सब के लिंक जो हैं कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन है। और आप हर घर शिक्षा कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको मेरे पेड कोर्सेज 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए में। आपको एक कोड लगाना है, दैट इज VIP 499। अगर ये आप ये कोड लगा लेते हैं ना VIP 499, तो 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मेरा कोर्स 499 में मिल जाएगा। ये कोर्सेज कौन से हैं? 10,000 MCQ कोर्स और GS कोर्स। इन कोर्सेज के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी गिवन है। और 10,000 में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ, डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर MCQs, और प्लस जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को मिलते हैं। GS कोर्स में हमारा थियरी कोर्स है। ये सारी चीजें जो हैं आपको मिलती हैं हमारे पेड कोर्स में, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। अदरवाइज जो है आप लोग जो है स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट डाउनलोड करेंगे, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, बिल्कुल एंड में जाना, वहां पे नजर आएगा आपको डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज। डॉक्टर विपिन गोयल कोर्सेज जब नजर आएगा ना, तो ये दोनों कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे वहां पे, और कोड लगा लेना वहां पे VIP 499। ठीक है, तो आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, और आप इस कैंपेन में हिस्सा लेके अपना कोर्स पढ़ सकते हैं। क्लियर हो गया जी? सो थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।